गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं विकास प्रतिमान के आधार पर वंशानुक्रम एवं वातावरण, मतलब विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या योगदान होता है, वो आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आप सबको पता है कि एक प्रकृति का नियम होता है कि समान से समान की उत्पत्ति होती है और इसी से हर एक प्राणी की वंश परंपरा कायम रहती है। मानव अपने समान ही शिशु को जन्म देता है, फिर भी देखने को मिलता है कि संतानों में समानता भी पाई जाती है और विभिन्नता भी पाई जाती है। इन विभिन्नताओं का कारण वंशानुक्रम भी हो सकता है और वातावरण भी हो सकता है। वंशानुक्रम क्या होता है? वंशानुक्रम होता है कि हमें माता पिता से जो गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। इसका मतलब है माता पिता से जो उपहार स्वरूप हमें गुण प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम के अनुसार ही प्राप्त होते हैं। गर्भाधान के समय से ही वंशानुक्रम गुणों का स्थानांतरण हो जा रहा है, परंतु जन्म के बाद जो शक्तियाँ इन गुणों के विकास में सहायक होती है वे वातावरण के कारण होती है। मतलब जन्म से पहले का जो वातावरण होता है वो भी विकास में सहायक होता है। गर्भाधान के समय जो गुण माता पिता से संतान में स्थानांतरित होते हैं वो वंशानुक्रम होते हैं। तो वृद्धि और विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का मिला जुला योगदान होता है। अब देखो, वंशानुक्रम का अर्थ प्राणी को अपने पूर्वजों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह वंशानुक्रम गुणों के कारण होता है। बालक अपने माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से जो विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुण गर्भाधान के समय प्राप्त करता है वह उसके वंशानुगत गुण कहलाते हैं। समझ में आई ये चीज़ कि बालक पूर्वजों से गर्भाधान के समय जो भी गुण प्राप्त करता है वो वंशानुक्रम कहलाता है। वंशानुक्रम को व्यक्ति के जन्मजात गुणों का समूह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। मतलब गर्भाधान के समय ही निश्चय हो जाता है कि कौन से गुण माता पिता के अगली संतति में स्थानांतरित होंगे। अब वंशानुक्रम के वाहक, वंशानुक्रम के जो वाहक होते हैं वो जीन होते हैं। जीन हमेशा क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं। जीन्स यह निर्धारित करते हैं कि बालक में कौन सा गुण माता और पिता से आएंगे। जो शिशु होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। मतलब जो लिंग का निर्धारण होता है वो भी गर्भाधान के समय हो जाता है और कौन से गुण माता पिता से संतति में स्थानांतरित होंगे वो भी गर्भाधान के समय ही निर्धारित हो चुके होते हैं। स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु निषेचन क्रिया द्वारा जायगोट का निर्माण करते हैं। प्रत्येक जायगोट में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 23 क्रोमोसोम पिता द्वारा तथा 23 क्रोमोसोम माता द्वारा प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि टोटल एक इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वो 46 क्रोमोसोम जब कोशिका विभाजन होता है तब 23 के जोड़े बना लेते हैं। तो 23 का एक जोड़ा माता के पास होता है और 23 का एक जोड़ा पिता के पास होता है। ये 23 के जब जोड़े दोनों मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तब एक जायगोट का निर्माण होता है और उस जायगोट में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो हमेशा पेयर्स में होते हैं, ठीक है, मतलब 2 क्रोमोसोम एक साथ जुड़े हुए होते हैं, वो किसी भी क्रम में जुड़े हुए हो सकते हैं। अब देखो, पहला आ रहा है गर्भाधान। गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान ही वंशानुक्रम का आधार होता है, क्योंकि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं उसी क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, गर्भाधान कहते हैं। गर्भाधान ही वंशानुक्रम का आधार होता है। गर्भाधान की क्रिया की शुरुआत स्त्री के अंडाणु तथा पुरुष के शुक्राणु के मिलने से होती है। मतलब निषेचन क्रिया के द्वारा ही गर्भाधान की शुरुआत होती है। स्त्री में अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। परिपक्व अंडाणु अंडवाहिनी नलिका में आकर पहुंचता है। इसी अंडाणु में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। आकार में अंडाणु अत्यंत छोटा एवं गोल आकृति का होता है। जैसे वो आपको पता है कि एक स्त्री में 2 अंडाशय होते हैं और 2 ही अंडवाहिनी होती है।
एक जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, एक मासिक चक्कर में एक अंडाशय से अंडा रिलीज होता है, तो दूसरे मासिक चक्कर में दूसरे अंडाशय से अंडा रिलीज होता है, और वो अंडा अंडवाहिनी के द्वारा किसमें पहुंचता है, गर्भाशय में पहुंचता है। ठीक है। अंडा अत्यंत ही सूक्ष्म होता है और गोल आकृति का होता है। एक अंडाणु में क्रोमोसोम्स होते हैं 23 जोड़े। इसका व्यास 1 mm होता है। इसके ऊपर एक सुरक्षात्मक कवच होता है। अंडाणु में स्वयं गति करने की क्षमता नहीं होती है। यह अंडवाहिनी नलिका के फैलने और सिकुड़ने एवं उसमें उपस्थित रेशों के समान रचना के कारण आगे बढ़ता है। मतलब अंडा जो होता है वो स्वयं गति नहीं करता है, वो सिर्फ जो अंडवाहिनी होती है उसके कर्मानुकुंचन गति के द्वारा आगे बढ़ता है। पुरुष के जो टेस्टिस होते हैं उसमें शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु आकार में अंडाणु से छोटा होता है। शुक्राणु 4 भागों में बटा होता है। जैसे देखो इसमें डायग्राम में है, सबसे आगे का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं हेड, नेक, बॉडी और टेल। ठीक है। जो शुक्राणु होता है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के विभेदन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। शुक्राणु जो होता है वो अंडाणु में प्रवेश करता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। निषेचित अंडाणु को जायगोट कहा जाता है। ये जायगोट अंडवाहिनी नलिका के द्वारा गर्भाशय में आता है और इस क्रिया में उसे लगभग 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। गर्भाशय में पहुंचने के उपरांत निषेचित जो डिम होता है, जो जायगोट होता है, वो गर्भाशय के भीतर अंतर स्थापित हो जाता है। मतलब जो गर्भाशय की दीवार होती है उससे वो जायगोट जो है वो अपरा के द्वारा जुड़ जाता है और वहीं से माता के शरीर से अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में दे रखा है, माता में कितने होते हैं, 46 होते हैं, 44 प्लस XX। ठीक है। 44 मतलब 22 जोड़े और XX जो होते हैं वो लिंग गुणसूत्र है। ऐसे ही पिता में देखो 44 प्लस XY, 44 क्रोमोसोम्स और XY जो है वो लिंग निर्धारक होते हैं। जब इनका कोशिका विभाजन होता है तो 22 प्लस X, 22 प्लस X, 22 प्लस X, 22 प्लस Y। ठीक है। मतलब 23 गुणसूत्र हो जाते हैं और ये 23 गुणसूत्र एक दूसरे से मिलके वापस 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस तरीके से लिंग का निर्धारण भी गर्भाधान के समय ही हो जाता है। अब देखो गर्भाधान द्वारा निर्धारित होने वाले तत्व की गर्भाधान के समय कौन कौन से तत्व निर्धारित होते हैं। पहला है आनुवांशिक गुणों का निर्धारण, दूसरा है लिंग का निर्धारण, तीसरा है बच्चों की संख्या का निर्धारण। आनुवांशिक गुणों का निर्धारण कि जब अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है, मतलब निषेचन होता है, उसी समय निर्धारित हो जाता है कि कौन से क्रोमोसोम्स आगे संतति में स्थानांतरित हुए हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स लगे होते हैं। कौन से जीन्स का संयोजक शुक्राणु के कौन से जीन के साथ हुआ है, तो उसी आधार पे आनुवांशिक गुणों का निर्धारण हो जाता है। दूसरा है लिंग का निर्धारण। लिंग के निर्धारण में मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माता में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं और पिता में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो XX गुणसूत्र होते हैं उनका कोशिका विभाजन होता है तो एक कोशिका में X होता है, दूसरे में भी X होता है। ऐसे ही पिता में एक में X होता है और एक में Y होता है। वो जो X और X है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है, जैसे XX है और यहाँ पे XY है। अब जैसे ये वाला X इस X से निषेचित हुआ है, ठीक है, तो क्या होगी, लड़की होगी, क्योंकि XX किसको रिप्रेजेंट करता है, लड़की को करता है। इसी तरीके से माता का ये कोशिका और पिता की Y कोशिका से अगर निषेचित होता है तो XY जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लड़के को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से गर्भाधान के समय निश्चित हो जाता है कि लिंग क्या है, लड़का है या लड़की है। तीसरा पॉइंट आ रहा है बच्चों की संख्या का निर्धारण। ठीक है, वैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक ही मासिक चक्कर में एक ही अंडाणु रिलीज होता है और अगले मासिक चक्कर में दूसरे अंडाशय से अंडाणु रिलीज होता है। लेकिन कई बार ये होता है कि अप्राकृतिक तरीके से एक साथ एक से ज़्यादा अंडाणु रिलीज हो जाते हैं। जो शुक्राणु तो क्या होते हैं, अगिनत होते हैं, तो एक से ज़्यादा अंडाणु रिलीज हो जाते हैं तो 2 अंडाणु में से को 2 शुक्राणु विभेदित कर देते हैं। तो एक बार में
बच्चों की संख्या एक से ज़्यादा हो जाती है, जिसे हम बहुजनन भी कहते हैं। या कई बार क्या होता है, एक ही अंडाणु जो होता है, एक ही शुक्राणु के निषेचन की क्रिया होती है, लेकिन इनिशियल स्टेज पे अगर जायगोट के टुकड़े हो जाते हैं तो टुकड़े जो है वो अलग अलग डेवलप होने लगे जाते हैं। तो इस तरीके से भी बच्चों की संख्या जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, तो जिसे हम बहुजनन कहते हैं। अब जो बच्चे एक साथ जो बच्चे पैदा होते हैं उनको हम ट्विंस कहते हैं, जुड़वा बच्चे कहते हैं। तो सामान्यतः प्रत्येक मासिक चक्कर में के 28 दिनों में स्त्रियों के अंडाणु से केवल एक ही अंडाणु परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में पहुंचता है, परंतु कभी कभी इस प्राकृतिक प्रक्रिया के विरुद्ध 2 अंडाणु भी परिपक्व होकर अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाते हैं और 2 अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचित हो जाते हैं। परिणामतः 2 अलग अलग जायगोट का निर्माण हो जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ें हैं। जुड़वा बच्चे भी 2 तरीके के होते हैं, समरूपी जुड़वा बच्चे और असमरूपी जुड़वा बच्चे। समरूपी जुड़वा बच्चे वो होते हैं जब माता के केवल एक ही अंडाणु को पिता का केवल एक ही शुक्राणु विभेदित करता है। मतलब जब प्रेगनेंसी में गर्भाधान के समय एक ही जायगोट का निर्माण होता है, लेकिन प्रारंभिक प्रक्रिया में ही भ्रूण 2 अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तथा वृद्धि और विकास करने लगता है। तो ऐसे बच्चों को समरूपी बच्चे कहते हैं। क्योंकि इनमें जो आनुवंशिक गुण हैं वो समान ही होते हैं, क्योंकि एक ही अंडाणु होता है और एक ही शुक्राणु होता है। ऐसे बच्चों का लिंग भी एक जैसा ही होता है, तो ऐसे बच्चों को हम समरूपी जुड़वा बच्चे कहते हैं। दूसरा असमरूपी जुड़वा बच्चे। असमरूपी जुड़वा बच्चे में 2 ही अंडाणु होते हैं और 2 ही शुक्राणु होते हैं। तो इनमें अलग अलग अंडाणु को अलग अलग शुक्राणु द्वारा विभेदित किया जाता है। इस तरीके के समरूपी जो बच्चे होते हैं वो समान लिंग के हो कोई ज़रूरी नहीं है। एक लड़का एक लड़की भी हो सकते हैं, 2 लड़के भी हो सकते हैं, 2 लड़कियां भी हो सकती है। इनका आनुवांशिक गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं, क्योंकि अलग ही अंडाणु होता है और अलग ही शुक्राणु होता है। तो ऐसे बच्चों को असमरूपी जुड़वा बच्चे